हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बिटा के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि है प्राग ऐतिहासिक काल। और इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, और जल्द ही 2-4 दिन में 10 दिन में हमारा ये पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं, और वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी पढ़ सकें और आपके दोस्त लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को एक तरीके से हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि पाषाण काल कहने का मतलब है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और इस काल में, इस समय में जो इंसान था वो पत्थरों के सहारे जीवन जीता था, पत्थरों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, और वो धातु वगैरह के बारे में नहीं जानता था। ठीक है, अब यहां पर बात है कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, ये कब से कब तक चला, ये सबसे पहले हमें समझना है। तो देखिए यहां पर बात यह है कि इतिहास जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इतिहास में 100 साल पहले हुई घटनाएं भी हम पढ़ते हैं और 1 लाख साल पहले हुई घटनाएं भी पढ़ते हैं। तो भाई इतने बड़े टॉपिक को आसानी से पढ़ा जा सके इसलिए इसको कई भागों में विभाजित कर दिया गया। तो उसके कई आधार हो सकते हैं भागों में विभाजित करने के, लेकिन यहां पर एक आधार है जिस आधार पर यह विभाजन किया गया है, और वो है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, किस स्रोत से मिलती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 हिस्से हैं इतिहास के स्रोतों के आधार पर। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम शुरुआत से बात करते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। यह क्या चीज होता है भैया? तो भाई इंसान जो था, जब शुरुआत में आज के 10-20 लाख साल पहले शुरू इंसान एक तरीके से हुआ था, तो उस समय वो जीवन कैसे जीता था? वो जंगलों में शिकार करता था, कुछ मिल गया तो उसको खा लेता था, उसके अलावा और भी चीजें करके, मतलब जंगलों के ऊपर या फिर नेचुरल जीवन, प्राकृतिक जीवन जीकर अपना गुजर बसर करता था। तो वहां पर क्या हुआ कि इस समय को ही एक तरीके से हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस समय में इंसान पत्थरों का यूज करता था, पत्थरों के हथियार बनाता था, और कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा सीख उसे जानकारी मिली थी, और जीवन में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। तो वो हमारा सिंपली कहें तो प्राग ऐतिहासिक काल हो सकता है, हो जाता है। अब यहां पर इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है कि इस समय में जो इंसान था उसने किसी भी प्रकार का लिखित विवरण नहीं छोड़ा था। यानी कि इस समय में जो इंसान था वो क्या करता था? गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहकर जंगलों में शिकार करता था और भी प्राकृतिक जीवन जीता था। तो उसने किसी भी तरीके का लिखित विवरण नहीं छोड़ा है। यानी कि हमें इस समय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? हमें अवशेषों से जानकारी मिलती है। जैसे कि कहीं गुफा में कोई पेंटिंग है, या फिर कहीं पर कोई रहता था तो उसने अपने सामान छोड़ दिए हैं, तो वो अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए। तो हमें जानकारी कहां से मिलती है? अवशेषों से मिलती है, लिखित स्रोतों से नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपका हो गया प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। इसके बारे में हम यहां पर इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो आदि ऐतिहासिक काल एक तरीके से हमारे इतिहास का ऐसा समय है जिस समय इंसानों ने कुछ प्रगति कर ली थी, कुछ सुधार कर लिया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सुधार हो गया था भाई। लोग शहरों में रहते थे, साफ सफाई, घर का डिजाइन, सब चीज बढ़िया रहता था। इस समय लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे, पढ़ते लिखते थे, उन्होंने लिखित विवरण भी छोड़ा है। लेकिन हम जो हैं, हम उस लिपि को नहीं पढ़ने पाए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी गई थी। और आदि ऐतिहासिक काल वैसा ही काल होता है कि जिस समय लोग जो थे पढ़ना लिखना जानते थे, पढ़ते लिखते थे, और लिखित विवरण उन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहां क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम उनकी भाषा समझ नहीं पाए हैं। तो ये ऐसी जितने भी आपके सभ्यताएं हुए, जितने भी आपके जो अवशेष मिले हैं इस तरीके के, जहां लिखित विवरण है लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं, वो आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल में। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आप इस वीडियो के बाद पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक तरीके से इतिहास का वो हिस्सा है जिस समय इंसान जो थे वो काफी प्रगति कर चुके थे, वो किताबें लिख रहे थे, इसके अलावा शिलालेख लिख रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें लिख रहे थे। लेकिन हमें यहां पर पता है कि यहां पर क्या लिखा गया है। हमें इस इतिहास की जानकारी लिखित विवरण से मिलती है। जैसे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो भाई हमें वेदों से मिलती है। वेद के अलावा और भी बहुत सारी किताब लिखे गए तो मिलती है। तो वो कहां आ जाएगा? आपका ऐतिहासिक काल में आ जाएगा।
आ जाएगा। लेकिन इस वैदिक काल का भी कुछ हिस्सा आपका आदि ऐतिहासिक में आता है, वो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, कुछ नहीं लिखा था, हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, अवशेष से जानकारी मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल, लोगों को पढ़ना लिखना आता था, लिखित विवरण उन्होंने छोड़ा, हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमको यहां की भी जानकारी कैसे मिलती है, अवशेषों से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल मतलब कि लिखित विवरण उपलब्ध है, हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जितनी भी इतिहास की घटनाएं हुई हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं आगे, और अब हम सिर्फ बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त, ये टॉपिक यहीं समाप्त। आगे हम यहां पर आगे वीडियोस में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, अभी हम यहां पर फोकस करते हैं। तो भाई प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने कहा कि भाई पाषाण काल इसको कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो इस समय के इंसान थे वो हथियार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों के अलावा किसी और औजार का इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब कि आप जैसे कि आज चाकू यूज करते हैं, चाकू के अलावा और भी चीजें यूज करते हैं, तो वो एक तरीके से इंसान उस समय यूज नहीं करते थे। उस समय इंसान क्या यूज करते थे, सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो पत्थरों के आधार पर ही उनका क्या होता था, सारी जीविका चलती थी। मतलब जो भी काम करना है पत्थर से ही करना है, किसी और चीज से नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा आ जाता है सबसे पहले क्या, पूरा पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल आ जाता है, कैसे, तो भाई जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उसको 3 हिस्से में हम विभाजित करते हैं। पहला हिस्सा पूरा पाषाण काल, दूसरा हिस्सा मध्य पाषाण काल और तीसरा हिस्सा नव पाषाण काल। अब इसको विभाजन करने का क्या आधार है, इसको विभाजन करने का आधार है कि जो इंसान थे प्राग ऐतिहासिक काल के, पत्थर के हथियार जब वो इस्तेमाल करते थे, तो भाई उन्होंने कुछ सीखा था, उनके जीवन में कुछ बदलाव आया था, जीवन में कुछ बेहतरी हुई थी। तो एक तरीके से क्या हुआ था, उनके जीवन में बदलाव के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल को या फिर पाषाण काल को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तीनों जो भाग हैं उनका कार्यकाल कितना है, मतलब कब से कब तक ये चला था। तो भाई पूरा पाषाण काल की सबसे पहले बात करें तो यहां पर यह चला था 20 लाख साल पहले से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल आपका 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, और ये 8,000 से आपका करीब 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब आपको ये चीज अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिल जाएगा। जैसे ये जो मैं डेट ले रहा हूं 20 लाख साल पहले, ये एनसीईआरटी के आधार पर है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़िएगा तो आपको ये डेट मिलेगा कि 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक क्या चला था, पूरा पाषाण चला था। 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण चला था, और 8,000 से आगे कब तक चला था नव पाषाण, ये बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है एनसीईआरटी में? इसलिए यह डेट नहीं दिया गया है कि कब तक नव पाषाण चला था, क्योंकि भारत या फिर विश्व के कई जगहों पर नव पाषाण काल 4,000 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन कई जगहों पर नव पाषाण काल 1,000 साल पहले 1,000 साल ईसा पूर्व पहले खत्म हुआ। तो अलग अलग जगहों पर नव पाषाण काल अलग अलग समय पर खत्म हुआ है, इसलिए डेट ये वाला कहीं नहीं दिया हुआ है। ये 4,000 ईसा पूर्व मैं दूसरी किताबों से देखकर बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को समझते हैं। अब ये पूरा पाषाण काल होता क्या है ये जरा सा देखिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल मतलब पूरा मतलब एकदम जो सबसे पुराना है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए, मैं बार बार ईसा पूर्व कह रहा हूं, तो यहां पर ईसा पूर्व कहने का क्या मतलब है? ईसा पूर्व कहने का मतलब यह है कि भाई आज हमारा डेट चल रहा है 2022। 2022 से पहले 1500 ईस्वी भी आया था, 1000 भी आया था, 500 भी आया था और 0 भी आया था। 0 का मतलब क्या? जो भगवान यीशु थे उनका जन्म हुआ था जिस साल में, वो हमारा 0 साल हो गया। तो 8,000 ईसा पूर्व कहने का मतलब क्या है कि भाई ये भगवान यीशु के जन्म लेने से 8,000 साल पहले की बात हो रही है। तो यहां 0 से पहले मतलब आज से कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। और 8,000 ईसा पूर्व का मतलब क्या? मतलब कि भाई हमारा आज के 10,000 साल पहले की बात हो रही है। और यहां पर जब हम डेट आज नॉर्मल डेट लिखते हैं तो 2022 सीई लिखेंगे या फिर एडी लिखेंगे।
कॉमन एरा और एनो डोमिनी होता है इसका। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, बीसीई लिखेंगे, या फिर आपका लिखेंगे बीसीई लिखेंगे, या फिर बीसीई लिखते हैं, ठीक है, या फिर बीसी लिखते हैं, सिंपल इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं, ठीक है। तो बीसी या फिर बीसी लिखा हुआ मिलेगा तो मतलब 0 से भी 8000 साल पहले या फिर 6, 5, 7, 4000 साल पहले कहा जा रहा है, और सीईएडी मतलब आगे की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये तो शॉर्ट में था, मैंने समझा दिया कि भाई क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल जो था, इस समय में जो इंसान था वो बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीता था। प्राकृतिक जीवन जीने का कहने का मतलब क्या है, मतलब कि वो खुद से कुछ किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता था, वो उसके आसपास प्रकृति में जो भी उसे मिल जाता था वो उसी का उपयोग करके अपना जीवन चलाता था। जैसे जंगलों में जाकर किसी जानवर को मार लिया, शिकार कर लिया, या फिर कहीं पर कोई फल फूल पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, या फिर पेड़ में है उसको तोड़कर खा लिया। तो उस तरीके से इंसान अपना जीवन चलाता था, पूरी तरीके से प्राकृतिक, यानी कि भोजन के लिए वो शिकार पर निर्भर होता था, इसके अलावा खाद्य संग्रहण का काम करता था और आखेटक का काम करता था। इस तरीके से इंसानों का जीवन उस समय में चलता था। इस समय में इंसानों को पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस युग के लोग गुफाओं में रहा करते थे और इसके अलावा पानी के स्रोतों के करीब रहना पसंद करते थे, जैसे किसी नदी के करीब या फिर किसी तालाब के करीब। कारण क्या था? कारण यह था कि लोगों को एक तरीके से पानी मिल, गड्ढा, उन्हें तालाब खोदना या फिर कुआं खोदना, बोरिंग करना, ट्यूबवेल लगाना थोड़ी आता था। उनको नेचुरली जहां पानी मिल गया प्रकृति में, वो वहीं पर अपना घर बनाकर रहते थे। घर बनाकर नहीं, गुफा वगैरह में रहते थे, ठीक है। अब शुरुआत के समय में जो इंसान थे उनको, आपके यहां लिखा हुआ है, आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब शुरुआत में आज के करीब 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 साल पहले जो थे उनको आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वो लोग जितने भी मांस खाते थे किसी जानवर को मारकर, तो उसको कच्चा मांस खाते थे। साथ में जो खाद्य पदार्थ वो भी खाते थे, जो भी सब्जी फल फ्रूट जो भी खाना है सब कच्चा खाएंगे। क्यों? क्योंकि आग क्या होता है, खाना पकाया जाता है, ये सब उनको नहीं पता था, ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ, इंसान को आग के बारे में जानकारी मिल गई, और आग के बारे में जानकारी मिली तो एक तरीके से क्या हुआ, वो आग का उपयोग करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। अब यहां पर आग का इस्तेमाल या फिर खोज कब हुआ था? आज के करीब 50-60 हजार साल पहले आग का खोज हुआ था, ठीक है। अब यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो है, आग से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि देखिए दक्षिण भारत में कुरनूल जगह है, वहां की गुफाओं में आग से जुड़ा हुआ अवशेष प्राप्त हुआ है। किस चीज का? राख का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि भाई देखो उस समय के लोग जो थे वो क्या थे, आग को जलाना, इस्तेमाल करना सीख चुके थे, उसके बारे में जानने लगे थे। अब यहां पर जीवन कैसे जीते थे उस समय के लोग, ये यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसे गुफाएं हैं, गुफाएं में बैठे हुए हैं, यहीं पर जानवर मार के लाया, शिकार करके उसके मांस को काट रहे हैं, और भी चीजें कर रहे हैं, और भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर आपका ये एनसीईआरटी बुक से मैंने तस्वीर लिया है, इसमें कुछ आपके क्या किए गए हैं, जगह की लोकेशन बताए गए हैं। जैसे कि यहां पर आपका जो सबसे मुख्य, जो मैंने बताया आपको, कुरनूल की गुफाएं की बात है कि यहां पर कुरनूल का गुफा है, यहां पर भीमबेटका है। तो यहां पर ये दोनों आपका मुख्य एक तरीके से लोकेशन है आपके पूरा पाषाण काल के, ठीक है। अब यहां पर आगे और भी बातें हैं पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई, जिसको कि हम देख लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस अवधि के दौरान मनुष्य ने मुख्य रूप से बिना पॉलिश किए हुए उभरे हुए खुरदुरे पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि इस समय में जो पाषाण जो यूज किया जाता था, जो पत्थर के हथियार यूज किए जाते थे, वो पॉलिश धार नहीं बनाए हुए होते थे। जैसे कि आज हम ये चाकू इस्तेमाल करते हैं कि बहुत धार है, तेज है, कि एक बार में उंगली कट जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता था। पत्थरों में भी बिल्कुल धार नहीं होता था, काफी मोटा होता था, और बिल्कुल धार तो कहिए ही मत कि उसमें होता था, बिल्कुल भी धार नहीं होता था। एक तरीके से तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, इस तस्वीर को देख रहे हैं, यहां पर आप ये जो देख रहे हैं हथियार, इसमें आपको कहीं धार दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय धार होता नहीं था, किसी भी तरीके से उसको तोड़कर मतलब इस्तेमाल करने के लायक जरा सा बना लेते थे ताकि उनका काम चल जाए, और बहुत ज्यादा अच्छा इनका हथियार नहीं होता था, ठीक है। यहां पर इसके बाद यहां पर जो औजार इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे वो आपके कुल्हाड़ी होते थे,
खंडक होते थे, कुठार होते थे, इनको इस्तेमाल किया जाता था। और ना इन हथियारों में पॉलिश होता था, ना इनके धार तेज होते थे, ना इनमें किसी भी तरीके का पकड़ने का हैंडल होता था। बस पत्थरों को ऐसे पकड़कर उसी से अपना इस्तेमाल करते थे। अब यहां पर ये जो वही चीज है जो मैंने कहा कि इस समय जो हथियार इस्तेमाल होते थे वो काफी बड़े होते थे, वो नुकीले भी नहीं होते थे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया है 1863 में। यहां पर कई तरीके से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यहां पूछा जाएगा कि भाई भारत में सबसे पुराना जो हथियार है, जो पुरापाषाण काल का हथियार, सबसे पुराना हथियार कहां पाया गया है, या फिर सबसे पहला हथियार कहां पाया गया है, तो उत्तर क्या होगा? पल्लवरम। तो यहां पर एक और चीज पूछा जाएगा कि भाई पल्लवरम से हैंड एक्स हथियार किसने प्राप्त किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब प्राप्त किया था? 1863 में। कई सारी चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद यहां पर एक और प्रश्न बनता है, वो ये है कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक तरीके से स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में की थी। अब ये शुरुआत में क्या काम करते थे? ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के रूप में काम करते थे, और यहां पर बाद में ये पुरातत्व में रुचि लेकर उसमें शामिल हो गए, उसमें काम करने लगे। अब यहां पर आगे देखिए, जो यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किस चीज की हैं? भीमबेटका एक जगह है जहां पर आपका ये जो पुरापाषाण काल है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें प्राप्त की गई हैं। अब ये भीमबेटका जो लोकेशन है, यहां पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पेंटिंग है आज के करीब 20,000 10,000 साल पहले की। तो यहां पर पुरापाषाण काल में भी पेंटिंग बनाई गई थी और साथ में मध्यपाषाण काल में भी पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है? आगे हमारे सामने आ जाता है, हमने प्राग ऐतिहासिक पढ़ लिया। प्राग ऐतिहासिक में हम अभी कहां हैं? पुरापाषाण काल में है। ठीक है, पुरापाषाण काल के बारे में हमने कुछ बातें जानी, लेकिन पुरापाषाण काल जो है उसको भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यानी कि जो पुरापाषाण काल है जो कि 20 लाख साल पहले से करीब 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है, इसमें भी तो भाई कुछ सुधार हुआ होगा, कुछ अंतर होगा जीवन शैली में। तो उस वजह से इस काल को भी 3 हिस्से विभाजित कर दिए गए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब यहां पर अगर हम आगे देखें तो तीनों में अंतर क्या है, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या रिलेटेड जानकारी है, सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का कार्यकाल कब से कब तक है? 20 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक। इस समय क्या हुआ था? इस समय का सबसे मुख्य जानकारी क्या है कि भाई इंसानों ने आग का आविष्कार कर लिया था, आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर हर चीज में इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ कुछ चीजों में, जैसे शायद खाना पकाने में या फिर और भी छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल होता था, उतने ज्यादा नहीं करते थे। इस समय इंसान जो थे वो शिकार के साथ साथ भोजन संग्रह करके अपना जीवन एक तरीके से चलाते थे। इसके साथ ही जो प्रमुख स्थल इससे जुड़े हुए हैं वो है कश्मीर, थार, मिर्जापुर में बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में सोहन घाटी, कर्नाटक, आपका इसके अलावा आंध्र प्रदेश। औजार इस समय क्या ये इस्तेमाल होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए कुल्हाड़ी इस्तेमाल होते थे, हस्त कुठार या फिर हस्त कुल्हाड़ी इस्तेमाल होते थे, खंडक जिसको कि गणासा के नाम से जानते हैं वो इस्तेमाल होता था। ये सारे आपके निम्न पुरापाषाण काल में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल का समय था 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, और इस संस्कृति को, इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ देगा कि भाई फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है या फिर किस काल से जुड़ा हुआ है, तो वो है मध्य पुरापाषाण काल। उसका कारण क्या था? क्योंकि इस समय जो फ्लेक या फिर फलक होता है उससे बने हुए हथियार इस्तेमाल किए जाते थे।
इसके अलावा इस काल में जो पत्थर थे उससे बने हुए वस्तुओं का भी इस्तेमाल होने लगा था, निर्माण होने लगा था। और यहां पर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा और पुरुलिया। इसके बाद है आपका मुख्य औजार। मुख्य औजार क्या है? औजार इस समय इस्तेमाल होता था पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, छेदनी, खुरचनी, मतलब कि एक तरीके से पत्थर के जो छोटे छोटे फलक होते हैं ना, फ्लेक, उसका इस्तेमाल होता था हथियार के रूप में। और यहां पर क्वार्टजाइट के साथ साथ आपका जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसके बाद आगे है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल कब से कब तक चलता है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और इस समय कहा जाता है कि इसी समय में होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ था। मतलब कि आज जिस रूप में हम कि हमारा दिमाग काफी विकसित है, हमें पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाना है और भी चीजें कैसे चलानी है और नई चीजें कैसे बनानी है, तो यहां पर क्या है? यहां पर होमोसेपियंस हमारी जो प्रजाति है कि जिस तरीके से जिस रूप में हम हैं उस रूप में इसी समय में इंसान आया था। और यहां पर इस काल में जो इस समय में जो इंसान थे वो रॉक शेल्टर्स में रहने लगे थे, यानी गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, इस समय में इंसान जो था वो चित्रकारी और नक्काशी करना जान गया था। इसके अलावा इस काल के आपको चित्र जो हैं वो आपको कहां मिलते हैं? साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है वो प्रमुख स्थल है, बीजापुर और इनाम गांव प्रमुख स्थल है, केरल में चित्तूर जो है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार में प्रमुख स्थल है। औजार क्या होता था? हड्डियों से बने हुए औजार इस काल में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। फरक और शल्क के हथियार इस्तेमाल होने शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है? आगे है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है? मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल एक तरीके से समय था 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। इस समय में इंसान जो था वो क्या करता था? मछली पकड़कर, शिकार करके, खाद्य सामग्री एकत्रित करके जीवन यापन करता था। मतलब खाना पीना जमा करके, शिकार करके, मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करता था। और इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मतलब कि कहीं कहीं सबूत मिलता है कि इस समय में इंसान जो था वो पशुपालन करता था। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद बढ़ें तो यहां पर इसी काल में मानव जो था वो एक स्थान पर अस्थायी निवास की शुरुआत हुई थी। मतलब कहीं कहीं सबूत मिलता है कि भाई अस्थायी निवास जो था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, इस काल में मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। कहां से? सराय नहर राय से मिलता है। ठीक है, अब यहां पर इस काल में जो है आपका मातृदेवी की उपासना और समाधान की पद्धति भी आपको इस काल में शुरू हो चुका था। ठीक है, अब यहां पर इससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख स्थल है वो है आपका बिहार का पायसरा, मुंगेर, राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाज, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सराय नहर राय और महागढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, भीमबेटका जो कि भोपाल के करीब है, बुधौर आदि, ये सारे जगह आपके मुख्य स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो औजार इस समय क्या इस्तेमाल होता था? इस समय आपका तीर कमान जो औजार है उसका आविष्कार हो चुका था। इस काल के जो हथियार थे वो पत्थर के भी बने हुए होते थे, हड्डियों के भी बने हुए होते थे और ये काफी छोटे होते थे। मतलब कि जो मध्य पाषाण काल में जो हथियार बनाए जाते थे वो काफी छोटे होते थे, 1 इंच 2 इंच के बने हुए होते थे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? लघु पाषाण भी कहते हैं या फिर आपका मोनोलिथ भी कहते हैं, मोनोलिथ। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आप यहां पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसी की बात की जा रही है। ये लघु पाषाण है, मतलब कि इतना छोटा हथियार 1 इंच 2 इंच 4 इंच का आपका हथियार, इतना छोटा छोटा हथियार इस समय बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? नवपाषाण काल आ जाता है। नवपाषाण काल कहा जाता है कि पूरे विश्व में 9,000 साल पहले शुरू हुआ था और भारत में 8,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और यहां पर 2,500 ईसा पूर्व तक चला था। यह डेट आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हुआ कि नवपाषाण काल के मुख्य जो आपके खोज हम कह सकते हैं या फिर जानकारियां हैं वो ये है कि इस समय कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था, पशुपालन प्रारंभ हो चुका था, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना प्रारंभ हो चुका था, पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो भाई देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कृषि की आविष्कार खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में।
पशुपालन की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। वैसे सबूत मिलते हैं लेकिन उत्तर यही सही होता है, ठीक है। इसके बाद पत्थरों को आपको घिसा हुआ मतलब तेज धारदार बनाया हुआ हथियार कब यूज होता था? नवपाषाण काल में। और इसके अलावा इस काल में मिट्टी के बने बर्तन जो थे, मृद भांड, उनका उपयोग किया जाने लगा था। इसमें बहुत तरीके के विविध आपको सबूत मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ग्राम समुदाय का भी प्रारंभ हो चुका था। लोग गांवों में रहने लगे थे, समूह बनाकर रहने लगे थे, और इसके अलावा मानव घर बनाकर भी रहने लगे थे, एक ही स्थान पर रहा करते थे। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि ऐसा हुआ क्यों था। हुआ इसलिए था क्योंकि लोग जो थे वो खेती करना सीख चुके थे। लोग खेती करना सीख चुके थे तो भाई खेती को है, आप जब खेती करते हैं तो कई महीनों तक आपको उस खेत का ध्यान रखना होता है कि खेत जो है वो उगेगा, खेत में पानी देना है और व्यवस्था करना है। तो उसके लिए लोग जो थे वो एक जगह पर रहने लगे। अब खेती होने लगा तो लोगों के लिए परेशानी नहीं थी कि जाकर जंगलों में अनाज चुन कर लाओ या किसी और चीज को खोज कर लाओ अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो यहां पर लोग जो थे वो अब उनको फ्री टाइम मिल गया, वो घूम सकते थे, फिर सकते थे, दूसरे काम कर सकते थे। तो यहां पर लोग जो थे वो क्या करने लगे, आपका मिट्टी के बर्तन बनाना उन्होंने सीख लिया, घर एक जगह पर बनाकर रहने लगे, और भी तरीके के विकास इस समय में लोगों को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास खेती वगैरह होने की वजह से क्या हुआ, और पशुपालन होने की वजह से उनके पास क्या हुआ, अब जो सुविधाएं वो जंगलों में जाकर लाते थे अब उनको घर पर ही मिलने लगा। अब इस समय में जो लोग थे उनके घर गोलाकार हुआ करते थे या फिर आयताकार हुआ करते थे। जैसे कि गोलाकार यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरीके के घर हुआ करते थे, ऐसे घरों में वो रहा करते थे। इसके अलावा नवपाषाण काल में जो आदमी ने पत्थर के औजार उत्पादन किए वो काफी अच्छे थे, पॉलिश किए हुए थे और बहुत एक तरीके से अच्छे बनाए गए थे। और साथ में एक और चीज था कि इस समय जो आपके हथियार उपयोग होते थे वो क्या थे, आपके धारदार होते थे। मतलब एक सेकेंड, यहां पर देखिए धारदार अच्छे होते थे और साथ में इनमें हैंडल लगा हुआ होता था पकड़ने के लिए। देख सकते हैं कि कुल्हाड़ी में अच्छा हैंडल है, यहां भी हैंडल है, यहां भी है, यहां भी है। सभी जगहों पर क्या होता था, सभी हथियारों में हैंडल लगे हुए होते थे जो कि काम को काफी आसान बना देते थे, ठीक है। अब यहां पर आगे कहें तो आगे यहां पर क्या है, आगे कहा जा रहा है कि भाई देखिए यहां पर उपकरण बनाने के लिए यानी पत्थरों के हथियार बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल होता था। कौन सा पत्थर? क्वार्ट्जाइट पत्थर का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा दूसरे भी पत्थर इस्तेमाल होते थे। अब यहां पर एक प्रमुख जानकारी यह है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर खेती के पहले साक्ष्य कहां मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के पहले साक्ष्य किस जगह पर मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। और यहां पर मेहरगढ़ में जौ, गेहूं, खजूर, कपास, इन सभी फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां के लोग जो थे मिट्टी की कच्ची ईंटों के घर, आयताकार घर बनाकर रहा करते थे, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो मेहरगढ़ कहां पर है ये जरा सा देख लीजिए। यह हमारा भारत हो गया, यह पाकिस्तान हो गया। यहां से तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब, मतलब पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, यहां पर यह पड़ता है। तो यह आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला जो अनाज वो कौन सा था? पहला अनाज था जौ, ठीक है। अब यहां पर एक और प्रश्न आता है कि जो उत्तर प्रदेश में चावल का उपयोग सबसे पहले हमें कहां मिलता है? सबसे पुराने चावल के सबूत कहां मिलते हैं? तो यह हमें उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से मिलता है और यह करीब 6000 ईसा पूर्व में के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है, कश्मीर के बुर्ज होम में हमें गर्तावास का सबूत मिलता है। गर्तावास कहां पाया गया है? तो कश्मीर के बुर्ज होम में। और यहां पर आपको हड्डी के औजार के भी प्राप्त हुए हैं। और साथ में यहां पर क्या है, जो कब्र बनाई गई है, कब्र में मालिक के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है यहां पर। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गर्तावास क्या होता है? गर्तावास आपने कभी एलओसी मूवी देखी है या फिर किसी भी सेना वाली मूवी देखी है? उसमें देखा है कि क्या होता है कि भाई कहीं पर सेना अगर रुकती है तो बंकर बनाया जाता है कि भाई सेना जो है वो जमीन के नीचे घुसकर बैठती है, नीचे घुसकर रहती है। वो ऊपर आपका टेंट बनाकर नहीं बैठती है, वो जमीन के नीचे हमेशा टेंट बनाकर, गड्ढे बनाकर रहती है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए, भाई बम बम ना गिर जाए इस वजह से। तो वहां पर उसी तरीके के घर बनाए गए हैं कि भाई यहां पर पूरा जमीन है,
जमीन के नीचे जाकर इस तरीके से घर बनाया गया है और लोग सीढ़ियों के जरिए यहां उतरते हैं और इसी गड्ढे में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गर्तावास बनाकर यहां पर सबूत मिला है, कहां से? बुर्ज होम से। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, हमें बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार और मिलते हैं और साथ में हिरन के सींगों से बने हुए औजार मिलते हैं। प्रश्न यह भी बनेगा, हिरन के सींगों से बने औजार कहां मिलते हैं? तो भाई चिरांद में मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे है कि भाई कुंभकारी प्रथा इसी काल में मिलती है। कुंभकारी प्रथा कहां शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो नवपाषाण काल में। यहां पर जो मृद भांड है वो काले रंग का और पॉलिशदार मृद भांड बनाने की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा धूसर मृद भांड, चटाई की छाप वाले मृद भांड, बहुत तरीके के मृद भांड यहां पर बनाए। इसके अलावा कर्नाटक के पिक्की हल से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से लोगों के निवास स्थान मिले हैं, पशुपालन के सबूत मिले हैं और जो प्रमुख स्थल हैं नवपाषाण काल के वो हैं सरुतरु, मारकडोला, उनतूर, इसके अलावा चिरांद, बुर्जहोम, इसके अलावा आपका गुफकराल, कोल्डीवा, महागढ़, पैमपल्ली, बहुत सारे हैं और मुख्य एक है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है क्या, वो आ जाता है कि प्रमुख जो आपके पुरा स्थल है और वहां से क्या प्राप्त हुआ है। तो भाई देखो, मेहरगढ़ से क्या हमें खेती के सबूत मिले हैं, ये तो मैंने कहा, और इसमें क्या क्या चीजें मिले हैं देख सकते हैं, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। कोल्डीवा से मुख्य क्या है, चावल के सबूत मिले हैं और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ से चावल और मवेशी के सबूत मिले हैं। गुफकराल से गेहूं दलहन मिले हैं। बुर्जहोम से आपको गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी मिले हैं। चिरांद से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, भेड़, बकरी मिले हैं। हल्लूर से और भी चीजें हैं, पैमपल्ली से हैं और भी जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा डीप नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर मेन एक तरीके से ग्रुप डी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग क्या होता है? ताम्रपाषाण युग एक तरीके से वो समय है जिस समय लोगों ने तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिया था। तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिया था तो इसका यह मतलब नहीं कि पत्थरों को छोड़ दिया था, बल्कि वो तांबे का भी इस्तेमाल करते थे, पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं ताम्र और पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, ताम्र मतलब तांबा। तो तांबे और पत्थर का इस्तेमाल दोनों एक साथ हो रहा था, इसलिए यह क्या कहा गया, ताम्रपाषाण युग कहा गया। अब यहां पर क्या हुआ कि नवपाषाण काल जैसे जैसे समाप्त हो रहा था वैसे वैसे लोग जो थे वो तांबे का इस्तेमाल करना सीख रहे थे और आगे चलकर बहुत बड़े स्तर पर तांबे का इस्तेमाल होने लगा और यह क्या हुआ, ताम्रपाषाण युग हुआ। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वहां पर कांस्य युग था, वहां पर कांस्य जो आपका कांस होता है वो एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो ब्रॉन्ज होता है वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहां पर हम ताम्रपाषाण की बात कर रहे हैं, तांबे की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ चल रहे थे। भारत में ही कई सारे इलाके थे जहां पर ताम्रपाषाण युग चल रहा था और एक इलाका था जहां पर क्या चल रहा था, आपका हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, जहां पर कांस्य युग चल रहा था। ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे थे। ठीक है, नवपाषाण यहां पर यही चीज लिखा गया है कि हड़प्पा कालीन कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन कई जगहों पर आपको एक साथ मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर आपका ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, जो ताम्रपाषाण संस्कृति के इलाके में रहते थे, ये लोग पशुपालन किया करते थे, कृषि किया करते थे। इनका मुख्य अनाज गेहूं, चावल, आपका बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, ये सारी चीजें हुआ करती थी। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर सभी चीजें पाला करते थे, हिरन का शिकार करते थे और इसके साथ ही ये लोग ऊंट से परिचित थे। ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो सवाल ये पूछता है कि भाई ताम्रपाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित थे? तो नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा ताम्रपाषाण के लोग जो थे वो समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे, देश के विशाल भागों में फैले थे। मतलब कि जो आपका डेक्कन रीजन है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला रीजन है, उस इलाके में काफी ज्यादा रहते थे। और यहां पर ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे कि कपड़े को कैसे बनाना है, ये लोग जानते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहां पर है कि भाई ताम्रपाषाण काल के लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे या फिर टेराकोटा, जो कि आप हड़प्पा सभ्यता में भी देखिएगा, इस तरीके के टेराकोटा बनाते थे जो कि मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इस ताम्रपाषाण काल में या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति में अधिकतर मृद भांड यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं वो काले और लाल रंग के हुआ करते थे। ठीक है, और यहां पर इसके अलावा कई बार जो था वो सफेद रंग की रेखीय आकृति, मतलब लाइनिंग दिखते हैं ना कि सीधा सीधा लाइन खींचा जाता है घड़ों पर, वो भी बना हुआ दिखता था। और इसके साथ ही ये जो आपके मृद भांड बनाए जाते थे ये चाक पर बनाए जाते थे। ठीक है,
अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ताम्रपाषाण कालीन लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, और इसके साथ ही ऋषभ यानी जो आपका सांड होता है वो आपका क्या था, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। जैसे हम आज अपने मंदिरों में देखते हैं कि भाई जो नंदी भगवान है वो बैठे हुए होते हैं, उसी की बात हो रही है कि वहां पर वृषभ का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब यहां पर भारत में ताम्रपाषाण काल की बहुत सारी आपके बस्तियां हैं और कई सारे जगह हैं, लोकेशन है जहां से अलग अलग चीजें पाई गई हैं। जैसे ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं दक्षिण पूर्व भारत में आपका उदयपुर, गुलिंद, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव, दैमाबाद, चंदौली, ये सारे इनाम गांव में सबसे बड़ी बस्ती है आपका किसकी, ताम्रपाषाण युग की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, आपका ऐरन या फिर कैथा, ये सारे कई जगह हैं जहां से ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के सबूत मिले हैं। तो यहां भाई ताम्रपाषाण युग भी खत्म हो गया, तो यहां पर हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और हाँ, एक वीडियो और आएगा जिसमें कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।